जब भी आप कोई कविता, कोई कहानी पढ़ते होंगे, तो आपके मन में एक बात आती होगी कि यार मैंने तो ये कहानी या कविता पढ़ ली और इसकी स्टोरी मैं किसी को सुना भी सकता हूँ। लेकिन मैं समझाऊँ कैसे कि इसमें हो क्या रहा है? क्यों? क्योंकि कहानी बताना और कहानी को समझाना या किसी के साथ डिस्कस करना 2 बहुत ही डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इसीलिए मैं आज आपके लिए कुछ ऐसे टर्म्स या कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी लाया हूँ जो कि लिटरेचर में यूज़ होती हैं और इन्हीं के बेस पे आप किसी भी कहानी को, किसी भी स्टोरी को, चाहे फिर वो कविता हो, प्रोज़ हो या फिर वो फ़िक्शनल और नॉन फ़िक्शनल भी हो, आप इन टर्मिनोलॉजीज़ के माध्यम से एक-दूसरे से शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और अपनी वार्ता को बहुत ही ईज़फुली कंप्लीट कर सकते हैं। इस चैनल के सभी दर्शकों को, सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शाश्वत श्रीवास्तव और चैनल का नाम है द अनस्टैक्ड बुक शेल्फ। अब मैं जो आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ बताने जा रहा हूँ, वो लिटरेचर की नींव है, की फीचर्स हैं, लिटरेचर की फाउंडेशन है। इन टर्म्स के बिना लिटरेचर की इतनी खूबसूरत इमारत नहीं खड़ी करी जा सकती। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले टर्म से। सबसे पहला टर्म है प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट का अर्थ होता है किसी भी कहानी का मुख्य पात्र, मेन कैरेक्टर, जिसके अराउंड पूरी कहानी घूम रही होती है। आपने ये कोट बहुत सुना होगा कि यू आर नॉट द मेन कैरेक्टर इन समवन एल्सेस स्टोरी या कुछ भी ऐसे इंस्टाग्राम पे, पिंटरेस्ट पे बहुत कोट्स चलते हैं। इनका ये अर्थ है कि हर कहानी का एक मुख्य पात्र होता है। आपके जीवन में आप मुख्य पात्र हैं, लेकिन किसी और के जीवन में आप साइड कैरेक्टर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मेन रोल ना हो उसकी कहानी में। इसी तरीके से आपकी भी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो एक साइड कैरेक्टर हो, जो कुछ समय के लिए आया हो, लेकिन आप मेन कैरेक्टर हो। यानी जिस भी इंसान के अराउंड कहानी घूमती है, वो होता है प्रोटैगनिस्ट। अब उसके बाद दूसरा टर्म आता है एंटैगनिस्ट। एंटैगनिस्ट का अर्थ होता है विरोधी पात्र, यानी निगेटिव कैरेक्टर। अब याद रखने वाली बात यह है कि प्रोटैगनिस्ट एक इंसान भी हो सकता है और बाकी चीजें भी हो सकती हैं। कैसे? मैं अपने काम पे जाने के लिए घर से निकला, तो ये मेरी कहानी है। क्यों? क्योंकि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मेरी कहानी है, मैं घर से निकला, तो मैं प्रोटैगनिस्ट हुआ। अब रास्ते में बारिश हो गई, जिसकी वजह से मैं अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाया। तो मुझे डेस्टिनेशन पर जाने से किसने रोका? बारिश ने। तो यहाँ पे बारिश क्या है? एंटैगनिस्ट है, विरोधी कैरेक्टर है। इसलिए आप ये याद रखिएगा कि एंटैगनिस्ट सिर्फ एक इंसान भी हो सकता है। हाँ, इंसान भी हो सकता है, एक नेचुरल एलिमेंट भी हो सकते हैं जैसे बारिश, समाज भी हो सकता है कि अगर आपको कुछ करना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, या फिर 2 लवर्स हैं जो एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन समाज उनको वो काम करने से रोक रहा है, तो वहाँ पे किसी एक इंसान की या किसी एक चीज़ की गलती नहीं होगी, पूरे समाज की गलती होगी। इसलिए वहाँ पे समाज विरोधी है, एंटैगनिस्ट है। और कभी-कभार हमारे मन के अंदर की भावनाएँ भी एंटैगनिस्ट यानी विरोधी के रूप में काम करती हैं, कि अगर मुझे कोई काम करना है, लेकिन मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं जो मुझे उस काम को करने से रोक रहे हैं, तो मेरे मन के विचार ही एंटैगनिस्ट होंगे, विरोधी होंगे। मैं प्रोटैगनिस्ट हूँ, मेरे मन के विचार एंटैगनिस्ट हैं। अब ये टर्म्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अब जो मैं बताऊँगा इससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँगे। अगला टर्म आता है हीरो और विलेन। हमेशा याद रखिएगा कि अक्सर हम प्रोटैगनिस्ट जो होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, उसको कन्फ्यूज़ कर जाते हैं हीरो से। जानने वाली बात ये है कि हीरो का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। हमेशा याद रखिएगा, हीरो का कैरेक्टर वो होता है जिसके अंदर सारी अच्छी भावनाएं होती हैं। और विलेन कौन होता है? विलेन वो इंसान होता है जिसके अंदर बुरी चीजें होती हैं या बैड एलिमेंट्स होते हैं। तो ज्यादातर मूवीज में, ज्यादातर पिक्चरों में या ज्यादातर कहानियों में जो मेन कैरेक्टर यानी कि जो प्रोटैगनिस्ट होता है, उसके अंदर ही हीरो वाले कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। इसको मैं सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ। जिसने भी हैरी पॉटर सीरीज पढ़ी है या हैरी पॉटर की मूवीज देखी हैं, उनको पता होगा कि जो हैरी पॉटर है वो हीरो है। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा दोस्त है,
एक अच्छा स्टूडेंट है और वो प्रोटैगनिस्ट भी है। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी कहानी यानी पूरी की पूरी मूवी, पूरी की पूरी बुक उसके नाम पे ही है, उसके चारों ओर ही कहानी चल रही है, इसीलिए वो प्रोटैगनिस्ट भी है और क्योंकि वो अच्छा है इसलिए वो हीरो भी है। इसके बाद आता है विलेन। अब देखिए, हैरी पॉटर सीरीज में ही विलेन कौन है? वोल्डेमॉर्ट। वोल्डेमॉर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए तो ब्लैक मैजिक करता है, वो एक बच्चे की जान लेना चाहता है और वो सारे जादूगरी की दुनिया पे राज करना चाहता है, एक छत्र राज करना चाहता है, जो कि एक विलेन कैरेक्टरिस्टिक है, एक बुरा कैरेक्टरिस्टिक है। इसलिए वहां पे जो वोल्डेमॉर्ट है वो एंटेगनिस्ट भी है और विलन भी है। वो हैरी पॉटर को रोकना भी चाहता है कि हैरी पॉटर ना पढ़े या फिर हैरी पॉटर मर जाए, इसीलिए वो इस तरीके से काम करता है। उसी में एक टर्म आता है एंटी हीरो। एंटी हीरो का कैरेक्टर होता है जो विलेन ना हो लेकिन उसका कैरेक्टर हीरो से थोड़ा अपोजिट हो। हैरी पॉटर में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ड्रेको मेल्फॉय। अगर आप ड्रेको मेल्फॉय के कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको पता था कि वो अगर वोल्डेमॉर्ट का साथ दे रहा है, अगर वो प्रोफेसर डम्बलडोर को मारने जा रहा है तो वो गलत कर रहा है या फिर वो नहीं कर पाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैरी पॉटर से बिल्कुल उल्टे हैं। वो अपने दोस्तों के ऊपर बॉसीनेस दिखाता है, बुली करता है, उसको चीज ये पसंद है कि चीजें उसको मिल जाएं, वो उनके लिए फाइट नहीं करना चाहता। और हैरी पॉटर ऐसा इंसान है कि जो जो चीजें उन्हें चाहिए हैरी पॉटर को, वो उन चीजों के लिए फाइट करता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि एंटैगनिस्ट विलन और प्रोटैगनिस्ट हीरो और एक टर्म एंटी हीरो, इनका आपस में रिलेशन। अब मैं आपको इन्हीं टर्म्स में एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। आपने अगर केजीएफ मूवी देखी हो तो केजीएफ का मेन कैरेक्टर है रॉकी। अगर आप रॉकी का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो वो विलेन कैरेक्टरिस्टिक है। कैसे? वो सोने की तस्करी करता है, वो गलत चीजों का उपयोग करता है, स्मोकिंग करता है, अल्कोहल कंजप्शन करता है, लड़की को छेड़ता है और पुलिस थाने में जाके गोलियां चला देता है, सारे पुलिस वालों को मार देता है। ये किसी हीरो का कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता, ये विलेन का कैरेक्टरिस्टिक होता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये पूरी केजीएफ की स्टोरी रॉकी के अराउंड ही घूम रही होती है, यानी रॉकी ही मेन कैरेक्टर है, रॉकी ही प्रोटैगनिस्ट है। तो यहाँ पे रॉकी प्रोटैगनिस्ट है लेकिन कैरेक्टर वाइज वो विलन है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है प्रोटैगनिस्ट विलेन का। अब केजीएफ 2 में एक दृश्य दिखाया गया है कि केजीएफ से निकलने के बाद जब रॉकी बहुत ही बड़ा विलेन बन जाता है तो वो पार्लियामेंट पे जाके हमला करता है। इससे आप अर्थ लगा सकते हैं कि कोई भी नॉर्मल इंसान या एक अच्छा इंसान, एक हीरो कभी पार्लियामेंट पे जाके गोलियां नहीं चलाएगा, कभी वो प्रधानमंत्री को जाके कन्फ्रंट नहीं करेगा। ये सिर्फ एक विलन ही कर सकता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो प्रोटैगनिस्ट विलेन है। और वहीं पे ही प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री पद बहुत ही एक सम्मानजनक पद होता है, बहुत ही एक पावरफुल पद होता है और एक प्रधानमंत्री को बहुत ही सोच समझ की चीजें बोलनी कहनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो उस मूवी में प्रधानमंत्री रॉकी को रोकने की कोशिश करती हैं, यानी वो काम कर रही हैं एंटैगनिस्ट का। एंटैगनिस्ट यानी वो कैरेक्टर जो प्रोटैगनिस्ट को रोकने की कोशिश कर रहा हो। तो जब प्रधानमंत्री रॉकी को रोकने की कोशिश करती हैं, वो एंटैगनिस्ट की तरह काम करती हैं, लेकिन बाय कैरेक्टर वो हीरो हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल मिला एंटैगनिस्ट हीरो का। इससे अब आपको समझ आ गया होगा कि एक विलेन भी प्रोटैगनिस्ट हो सकता है और एक एंटैगनिस्ट हीरो भी हो सकता है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला टर्म है प्लॉट। अब आप कभी भी
कोई मूवी देखने जाते हैं या कोई वेब सीरीज या आप कोई किताब पढ़ते हैं, तो अगर आपने 3 घंटे की मूवी देखी या 10 एपिसोड की कोई वेब सीरीज देखी या आपने 1 हफ्ते का समय लगा के कोई किताब पढ़ी, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि उस मूवी में, वेब सीरीज में या किताब में क्या कहानी है, तो आप उतना ही समय उस कहानी को नरेट करने में नहीं लगाएंगे। आप ये चाहेंगे कि 5 मिनट में आप उस बुक के बारे में या वेब सीरीज के बारे में या मूवी के बारे में सामने वाले इंसान को बता दें, ताकि उस इंसान को भी समझ आ जाए और उस इंसान के मन में भी उस कहानी को देखने की उत्सुकता बन जाए। अब पूरी कहानी नहीं बताएंगे, लेकिन मोटा मोटा उतना हिस्सा बताएंगे जितना सामने वाले के लिए जानना जरूरी है, और इसी चीज को कहते हैं प्लॉट। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं महाभारत से। महाभारत की स्टोरी है पांडवों और कौरवों का जन्म, उनका जीवन आगे बढ़ता है, बीच में कुछ घटनाएं होती हैं जिसके कारण बाद में जाके पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध होता है। ये होता है इस पूरी कहानी का प्लॉट। और प्लॉट के साथ एक और टर्म आता है सब प्लॉट, यानी ये जो मोटी मोटी कहानी है, इसके बीच बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कहानियां जिनकी वजह से ये एक बड़ी कहानी बन पाए। फॉर एग्जाम्पल, पांडवों को उनका राज्य ना मिलना एक सब प्लॉट है। अर्जुन का स्वयंवर जीतना एक सब प्लॉट है। द्रौपदी का चीरहरण होना एक सब प्लॉट है। और उनका 13 साल वन में बिताना भी एक सब प्लॉट है। और शिशुपाल का मरना भी एक सब प्लॉट है। अगर ये सारे सब प्लॉट्स ना हुए होते तो शायद ये पूरी कहानी कंप्लीट ना हो पाती, या फिर इस कहानी का डायरेक्शन कहीं और हो जाता। तो आई होप आपको ये टर्म भी समझ आया हो, प्लॉट और सब प्लॉट। अगला टर्म है कन्फ्लिक्ट और क्लाइमैक्स। कन्फ्लिक्ट यानी टकराव या संघर्ष। टकराव या संघर्ष के बिना किसी भी कहानी का होना या आगे बढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। आप ये समझिए कि 99% कहानियों में टकराव या संघर्ष के बिना कहानी बढ़ ही नहीं सकती। ये टकराव दो लोगों के बीच हो सकता है, दो गुटों के बीच, दो ग्रुप्स के बीच हो सकता है, अपने प्रोटैगनिस्ट और समाज के बीच हो सकता है, अपने प्रोटैगनिस्ट और उसके मन की भावनाओं के बीच हो सकता है। अगर टकराव नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा, तब तक कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। और कन्फ्लिक्ट के जरिए यही समझाने की कोशिश करी जाती है कि असल में हो क्या रहा है। पांडवों को चाहिए था अपना राज, और टकराव था उनका कौरवों से जो उनको राज देना नहीं चाह रहे थे। इस तरीके से शुरुआत से वो छोटा कन्फ्लिक्ट बढ़ता गया और आगे जाके वो कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। जब कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और उस परिस्थिति में पहुंच जाता है जहां पे उस कन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन यानी उसका सल्यूशन निकलना बहुत जरूरी होता है, उस पॉइंट को कहते हैं क्लाइमैक्स। जैसे आप देखेंगे कि जब भी आप कोई मूवी देखते हैं या कहानी पढ़ते हैं, तो सभी कहानी के कैरेक्टर्स के जीवन में कुछ कुछ टकराव या किसी प्रकार का संघर्ष चल रहा होता है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे सब मिलते हैं, उनके बीच किसी प्रकार की भसड़ होती है और एक सल्यूशन निकल के आता है। अगर सल्यूशन ना भी निकले तो आपको समझ आ जाता है कि जो कन्फ्लिक्ट था, जो संघर्ष था, वो अब किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। अगेन महाभारत का एग्जाम्पल लेते हैं। इतने सालों तक कन्फ्लिक्ट बिल्ड होता रहा है, छोटा 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 करके बड़ा 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 बड़ा, बाद में जाके उस कन्फ्लिक्ट का अंत हुआ युद्ध से। ये युद्ध का होना क्लाइमैक्स पॉइंट था। और उस कहानी में हमें ये देखने को मिलता है कि किसके साथ क्या हुआ। अर्जुन ने अर्जुन ने कर्ण को मारा कि नहीं, भीष्म पितामह कैसे मरे, द्रोणाचार्य कैसे मरे, और और भी सारी चीजें कैसे हुई, ये हमें अंत में जाके पता लगता है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि दोनों ही परिवारों के बहुत सारे बड़े बड़े योद्धा जा चुके हैं, पांडव बचे हैं और वो कुछ साल राज करते हैं। तो महाभारत के क्लाइमैक्स पॉइंट पे जाके कन्फ्लिक्ट का सल्यूशन मिलता है और हमें रेजोल्यूशन क्या मिलता है कि पांडव राज कर रहे हैं, और बाकी कहानी आपको पता ही है।
और हाँ, क्लाइमैक्स के साथ एक और टर्म आता है जिसको अपन बोलते हैं एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स का अर्थ ये होता है कि आप ये मानिए टेंशन बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहा है, जो हमारा कन्फ्लिक्ट है वो बहुत अच्छा बिल्ड हो रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, और टाइम आता है कि अब क्या होगा, अब हीरो और विलन आमने सामने हैं, दोनों का आमना सामना कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन जब वो आमने सामने आते हैं, तो हीरो जो है वो फिसल के गिर जाता है और उतने में विलेन वहां से भाग जाता है। तो जब इतना टेंशन बिल्ड होने के बाद ऐसा कुछ हो, तो आपको लगे कि अरे यार क्या हो गया, मजा नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। इस पॉइंट को कहते हैं एंटी क्लाइमैक्स। और कभी कभार ये राइटर्स जानबूझ के एंटी क्लाइमैक्स का पॉइंट डालते हैं। क्यों? ताकि क्या पता वहां पे कॉमेडी करी जा सके, या फिर उस कहानी को थोड़ा और ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हैं किसी मूवी में कि एकदम लास्ट में हीरो और विलेन मिलने वाले हैं, एकदम उनका कंफ्रंटेशन होने वाला है, अब आगे उनकी लड़ाई होने वाली है, लेकिन वहां पे जाके वो वेब सीरीज का एपिसोड या वो मूवी खत्म हो जाती है, और क्या दिखाया जाता है कि आप इनकी लड़ाई को देखने के लिए अगले एपिसोड पे या अगली मूवी पे जाएं। वो पॉइंट होता है एंटी क्लाइमैक्स का, कि जब आपको मजा नहीं आता कि अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे तो अभी देखना है। सो आई होप आपको क्लाइमैक्स, कन्फ्लिक्ट और एंटी क्लाइमैक्स भी समझ आया होगा। इसके बाद आता है सेटिंग। सेटिंग बहुत साधारण सी चीज है कि जो कहानी जिस क्षेत्र के अराउंड घूमती है वो उस क्षेत्र की सेटिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन फिर से हैरी पॉटर की बात करें, तो हैरी पॉटर 1970s 1980s के या 1990s के इंग्लैंड पे बेस्ड है, ये उस क्षेत्र की सेटिंग है। या फिर केजीएफ मानिए 1970s के साउथ इंडिया पे बेस्ड है, कोलार गोल्ड माइंस। और कौन सी मूवी का एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं, जैसे हमारे बॉलीवुड की पुरानी मूवीज जो आम घरों पे होती थी, जैसे कश्मीर की कली कश्मीर पे बेस्ड है। हर सेटिंग का अपना एक असर होता है। कैसे? कि जो कैरेक्टर जहां से निकलेगा उसका उसके समाज का उस कैरेक्टर के ऊपर वैसा ही असर होगा। अगर वो बहुत ही रिच फैमिली या बहुत ही बड़े लैविश शहर से आया है, तो उसका बोलचाल, उसका रहन सहन, उसकी सोच भी वैसी होगी। और अगर कोई कैरेक्टर बहुत छोटे से गांव से या बहुत ही गरीब परिवार से उठ के आया है, तो उसकी सोच, उसका रहन सहन भी वैसा ही होगा। और ये डिफरेंस आपको हर कैरेक्टर में दिख जाएगा। इसलिए सेटिंग की इंपॉर्टेंस होती है। इसी टर्म में आगे आता है थीम, टोन और मूड। थीम का भी अर्थ सिंपल होता है कि जो कहानी आप पढ़ रहे हैं उसकी उसका बेस लाइन क्या है, या वो कहानी कैसी है। कहानी इंस्पिरेशनल है या फिर ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी यानी दुखांत, जिसका अंत जो है वो दुख से भरा हुआ है। या फिर क्या वो कॉमिक थीम पे है, यानी कॉमेडी हो रही है, या फिर हैप्पी एंडिंग थीम है, या फिर फाइटिंग थीम है, या फिर ब्रूटैलिटी, जैसे जॉन विक। जॉन विक की एक स्टोरी है, लेकिन जॉन जॉन विक की थीम क्या है? फाइटिंग। इसलिए लोग उसे पसंद करते हैं। स्टोरी तो बहुत साधारण सी मानी जा सकती है, लेकिन लोग जॉन विक को उसकी फाइटिंग सीन्स की वजह से पसंद करते हैं। ये होता है उस मूवी का थीम। उसके बाद आता है मूड और टोन। अब अगर कोई इंस्पिरेशनल कहानी है, तो उस कहानी को जिस तरीके से लिखा जाएगा या दिखाया जाएगा, उसमें हमेशा ही एक इंस्पिरेशनल टोन होगी। यानी आप उस सीन्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमें भी जीवन में किस तरीके से इंस्पिरेशन लेना चाहिए, हमें कभी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। इसी प्रकार से अगर कोई ट्रेजेडी है या कोई दुखांत कहानी है, तो जब भी आप उस कहानी को देखेंगे या सुनेंगे, तो आपको हमेशा एक दुख की भावना आएगी मन में। इसलिए उस स्टोरी की जो टोन है वो दुख भरी होगी, ट्रेजिक होगी। और अगला आता है मूड। मूड और ज्यादा स्पेसिफिक होता है। जब आप पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि मूवी या किताब तो बहुत बड़ी होती है, तो भले ही उस पूरी मूवी का टोन
ट्रेजिक हो या हैप्पी एंडिंग हो या इंस्पिरेशनल हो, लेकिन बीच में जो लाइन जिस तरीके से लिखी गई है वो उस लाइन का मूड होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सीन आप मूवी में देख रहे हो जहाँ पे कॉमेडी हो रही है, तो उस सीन का मूड क्या है? कॉमिक है, कॉमेडी है, यानी हंसी मजाक है। अगर आप कोई दो भाइयों का मिलना देख रहे हैं, तो उस सीन का मूड होगा इमोशनल। तो आई होप आपको मूड, टोन और सेटिंग भी समझ आए होंगे। मूड, टोन क्या था? मैं स्क्रिप्ट यहाँ मेरी रखी हुई है, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट खुद ही लिखता हूँ, मेरे पास टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है और ना ही मेरी इतनी मेमोरी अच्छी है। तो आपको सेटिंग, थीम, टोन और मूड भी आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। इसके बाद अपन मिलते हैं अगली वीडियो में। आप कमेंट्स में लिख के बताइए कि आप और किन टर्म्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, या किस टर्म को लेकर आपके सवाल हैं, या फिर अगर आप मेरी कही बात से या मेरे बताए गए टर्मिनोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो भी प्लीज कमेंट में मुझे आप बताइए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगली वीडियो का ज़रूर ही इंतज़ार करिए, जो कि मैं बहुत ही जल्दी अपलोड भी करने वाला हूँ, और आगे भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। सो कीप वेटिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।